ऑडियो 4 राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वृक्ष वनस्पतियों के अनुदान भी भुलाए नहीं जा सकते। पर्यावरण संतुलन में वृक्ष संपदा का सर्वाधिक महत्व है। पेड़ पौधे इस संतुलन को बनाए रखने में असामान्य भूमिका निभाते हैं। मौसम, वर्षा और यहाँ तक कि प्राणियों का अस्तित्व भी वृक्ष वनस्पतियों पर अवलंबित है। इनसे मिलने वाली प्राणवायु यदि थोड़े समय के लिए बंद हो जाए तो जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा और कुछ ही क्षणों में दिखाई पड़ने वाले प्राणियों की हलचलें समाप्त हो जाएगी। प्राणवायु के बाद जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है पानी। इसका स्रोत भी वृक्ष वनस्पतियां हैं। बादलों के गर्भ से अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा जल को खींचकर निकटवर्ती क्षेत्र में उसे प्राणी समुदाय के लिए उपलब्ध कराने में वृक्षों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसे सभी जानते हैं। मरुस्थलों के ऊपर बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, किंतु वृक्ष के अभाव में वहां पानी का दर्शन नहीं हो पाता तथा सदा जल संकट बना रहता है। जीवित रहने के लिए खाद्यान्नों का नंबर तो प्राणवायु और जल के बाद आता है। खाद्यान्न के अभाव में तो कुछ दिनों तक जीवित भी रह जा सकता है। खाद्यान्न के अभाव में तो कुछ दिनों तक जीवित भी रहा जा सकता है, किंतु प्राणवायु के बिना तो कुछ मिनटों तक ही जीवित रह सकना संभव है। इन दो तत्वों प्राणवायु और जल का प्रचुर परिमाण में प्राप्त कर सकना वृक्ष संपदा द्वारा ही संभव है। अपने जीवन काल में वृक्षधारियों की अनेकों प्रकार से सेवाएं करते हैं। सतत ऑक्सीजन के रूप में प्राणवायु नियत करना, बादलों से अभिष्ट मात्रा में जल उपलब्ध कराना, एक प्रदूषक नियंत्रक, सेवक के रूप में वायु प्रदूषक अवयवों की सफाई करना, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना, पुष्प और फल देना, जलाऊ तथा अनेकों कार्यों के लिए लकड़ी प्रदान करने जैसे अनेकों प्रकार के भौतिक अनुदानों से मनुष्य निरंतर लाभ उठाता रहता है। उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष अनुदानों का भौतिक मूल्यांकन करने पर हतप्रभ रह जाना पड़ता है। सामान्यतया वृक्षों से प्राप्त होने वाली लकड़ी और फलों के रूप में वृक्षों की कीमत आंकी जाती है, किंतु यह एक छोटा पक्ष है। वृक्षों के परोक्ष अनुदानों का मूल्यांकन पैसों में किया जाए तो पता चलता है कि प्रत्यक्ष की तुलना में उसकी परोक्ष सेवा कई गुना अधिक कीमती और महत्वपूर्ण है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डॉक्टर टी.एम. दास वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। उनके अनुसार एक वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में जितनी सेवा करता है उसकी कीमत पैसे में जोड़ने पर 15 लाख रुपए से भी अधिक आती है। एक वृक्ष 50 वर्ष की अवधि में 2.5 लाख रुपए के बराबर की खाद जितनी सहायता प्रदान करता है। प्रदूषण नियंत्रण के रूप में वायु प्रदूषक अवयवों की मुक्त सफाई 5 लाख रुपए के बराबर करता है। आर्द्रता रोकने, वर्षा कराने तथा खाद्य प्रोटीनों की कीमत जोड़ने पर भी 50 वर्ष की अवधि में लगभग 5 लाख रुपए की राशि आती है। 15 लाख रुपए के बराबर वृक्ष की परोक्ष सेवाओं का मूल्यांकन करके सामान्यतया लकड़ी एवं फलों से प्राप्त होने वाले कुछ 100 रुपए के रूप में उसकी कीमत आंकी जाती है। यह तो एक वृक्ष की बात हुई। प्रकृति प्रदत्त वृक्ष संपदा से मिलने वाले कुल भौतिक अनुदानों के लेखा जोखा लेने पर ज्ञात होता है कि जितनी सेवा वृक्ष मुफ्त में करते हैं उतनी शायद मनुष्य भी न करता हो। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अपने देश के कुल भूभाग के 23% क्षेत्र में वन हैं, जबकि पर्यावरण संतुलन एवं देश के आर्थिक विकास के लिए कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों से आच्छादित रहना आवश्यक है। भारत के वन क्षेत्र 2,74,000 वर्ग मील में फैले हुए हैं, जो 38 खरब 78 अरब 11 करोड़ 29 लाख 60,000 वर्ग फीट के लगभग आता है। वर्ग फीटों में पेड़ों को गिना जाए तो भारत के 23% भूभाग में फैले कुल वृक्षों की संख्या 19 अरब 39 करोड़ 5 लाख 64,800 होती है। एक वृक्ष 50 वर्ष की अवधि में 2.5 लाख रुपए का ऑक्सीजन, 2.5 लाख का उर्वरक,
5 लाख रुपए के बराबर प्रदूषण निवारण तथा 5 लाख रुपए की वर्षा कराने जैसी उपलब्धियां प्रस्तुत करता है। देश के 23% भूभाग में फैले लगभग 19 अरब 39 करोड़ 5,64,000 वृक्षों द्वारा 50 वर्षों में प्राप्त होने वाले लाभों का आर्थिक मूल्यांकन करने पर कुल आंकड़े इस प्रकार आते हैं। 48,476 खरब 41 अरब 20 करोड़ रुपए के बराबर ऑक्सीजन, 96,952 खरब 82 अरब 40 करोड़ रुपए के बराबर वायु प्रदूषण निवारण, 48,476 खरब 41 अरब 20 करोड़ रुपए कीमत की वर्षा आदि। कुल धनराशि जोड़ने पर 2,80,058 खरब 47 अरब 20 करोड़ रुपए का लाभ 50 वर्षों की अवधि में प्राप्त होगा। भारत के कुल वन क्षेत्र से इस प्रकार प्रतिवर्ष 58,058 खरब 47 अरब 2 करोड़ के बराबर विभिन्न प्रकार के परोक्ष लाभ प्राणवायु, उर्वरक क्षमता, वातावरण शोधन तथा वर्षा के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो भारत के छठी पंचवर्षीय योजना के कुल बजट के 4,000 गुना से भी अधिक है। पर्यावरण संतुलन के लिए कुल भूभाग के क्षेत्रफल का 33% वृक्ष वनस्पतियों से ढका होना चाहिए। कभी देश की 70% भूमि वनों से आच्छादित थी, कटते कटते वह मात्र 22% अवशेष बची है। अनिवार्य पर्यावरण संतुलन सीमा से भी यह 11% कम है। दूसरे प्रगतिशील देशों ने कड़ाई के साथ वन संपदा को नष्ट करने पर रोक लगा दी है। फिनलैंड में अब भी 66% भूमि में वन है। जापान जैसे औद्योगिक राष्ट्र, जहां की ईंधन की अधिक आवश्यकता उद्योगों के लिए पड़ती है, में भी 62% क्षेत्रफल पेड़ पौधों से हरा भरा है। रूस के कुल क्षेत्रफल के 34% तथा अमेरिका में 33% भाग में वन है। सर्वाधिक अदूरदर्शिता का परिचय अपने देशवासियों ने दिया है। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई के कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति को कड़ाई से रोकना होगा तथा संतुलन के लिए वृक्षारोपण जैसे पुनीत भौतिक और आध्यात्मिक लाभ देने वाले कार्य को अविलंब आरंभ करना होगा। एक वृक्ष काटने से अधिक 1,000 रुपए कीमत की जलाऊ तथा अन्य निर्माण योग्य लकड़ी प्राप्त होती है, किंतु उसके बने रहने से प्रतिवर्ष 30,000 का स्वच्छ ऑक्सीजन, उर्वरक, पानी और वायु प्रदूषण निवारण का लाभ प्राप्त होता है। कटाई का अर्थ होगा लंबे समय तक प्रतिवर्ष 30,000 रुपए के लगभग का जो योगदान प्रकृति संतुलन के रूप में मिल सकता था, उससे वंचित रह जाना। अपने देश में 1,37,000 वर्ग मील क्षेत्र में वृक्ष लगाने होंगे। इस क्षेत्र में लगभग 9 अरब 59 करोड़ 52 लाख 82,000 वृक्ष लगाने की आवश्यकता होगी। तब कहीं जाकर 33% वन संपदा, जो पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है, का संतुलन बनेगा। भारत की कुल वर्तमान जनसंख्या 67 करोड़ 50 लाख है। एक व्यक्ति के पीछे लगभग 12 वृक्ष आते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति 12 वृक्ष लगाए तो 33% अनिवार्य वृक्ष संपदा का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से वृक्षारोपण जैसा पुनीत कार्य दूसरा नहीं हो सकता। कभी इस देश में वृक्ष लगाने को एक आध्यात्मिक कृत्य माना जाता था। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस प्रचलन का अनिवार्य रूप से पालन करता था। इसके पीछे यही तथ्य सन्निहित था कि पर्यावरण संतुलित बने रहने पर ही मनुष्य की प्रगति एवं समुन्नति संभव है। वृक्षों की असामान्य भूमिका से तत्कालीन ऋषि परिचित थे, इसीलिए उन्होंने वृक्ष लगाने को अन्य धार्मिक कृत्यों जैसा ही पवित्र और उपयोगी कार्य माना था। कालांतर में इस प्रचलन की अवहेलना हुई और तथाकथित प्रगतिशीलों ने धार्मिक अविश्वास कहकर उपेक्षा की। फलस्वरूप वृक्ष तो कटते गए, किंतु वृक्ष लगाने की व्यवस्था न बन सकी। वृक्षों की उपयोगिता और महत्वपूर्ण भूमिका का रहस्योद्घाटन वैज्ञानिक विकास के साथ हुआ। विश्व के मूर्धन्य वनस्पति शास्त्री, पर्यावरण विशेषज्ञ
अब एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं कि वृक्ष संपदा पर समस्त मानव जाति का अस्तित्व टिका हुआ है। ये प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्रहरी हैं, जिनके न रहने से प्राणी समुदाय का जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रगतिशील देशों ने इस तथ्य को समझा है। अपनी वन संपदा को बचाने एवं बढ़ाने के लिए हर तरह के कारगर उपाय सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर आरंभ कर दिए हैं। अपने यहाँ वृक्षारोपण को अभी उतना अधिक महत्व नहीं दिया जा सका है। सरकार इस दिशा में सचेष्ट है, किंतु कोई भी रचनात्मक कार्यक्रम जन आंदोलन के रूप में फैलने पर ही सफल हो पाते हैं। जब तक जनता वृक्षों की महत्ता को गंभीरता से नहीं स्वीकार करेगी, तब तक सरकारी प्रयास भी उतने सफल नहीं हो सकेंगे। एक आंकड़े के अनुसार सन 1975 से 1979 तक सरकार वनोद्यानों में 2 अरब 5 करोड़ 70 हजार रुपया लगा चुकी है। मार्च 1979 तक 34 लाख हेक्टेयर अर्थात 3 खरब 65 अरब 78 करोड़ 56 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में वृक्ष लगाने का आरंभिक कार्य पूरा किया। 200 वर्ग फीट में एक वृक्ष मानने पर कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या 1 अरब 82 करोड़ 89 लाख 28 हजार के लगभग आती है। सरकार अपने स्तर पर प्रयत्नशील है तथा प्रतिवर्ष एक बड़ी धनराशि इस कार्य में लगा रही है, किंतु वृक्ष लगा देने मात्र से उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। समुचित देखरेख के अभाव में इन वृक्षों में से 3/4 रोज मर जाते हैं, 1/4 ही पेड़ की स्थिति में पहुंचते हैं। देश की समाज की सेवा मानकर जनता इस कार्य को अपने हाथों में ले ले तो राष्ट्रीय संपत्ति भी बचेगी और वृक्षारोपण का अभिष्ट लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा। बचत की धनराशि को सरकार दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों में नियोजित कर सकती है। एक व्यक्ति के जिम्मे 12 वृक्ष आते हैं। एक तरीका यह भी होता है कि हर परिवार अपने पारिवारिक सदस्यों के हिसाब से वृक्षारोपण का दायित्व उठावे। मात्र पौधा लगाने को ही इतिश्री न समझा जाए। इनमें पानी खाद देने तथा वृक्ष के रूप में विकसित होने तक समुचित देखरेख की जाए। देखरेख, सुरक्षा एवं परिपोषण की व्यवस्था न बन सकी तो श्रम का अधिकांश भाग सरकारी प्रयासों की भांति निरर्थक चला जाएगा और अंततः असफलता हाथ लगेगी। प्रत्येक परिवार अपने हिस्से का दायित्व संभाल ले, वृक्ष लगाने और उसे परिपक्व स्थिति तक पहुंचाने का क्रम चल पड़े तो कुछ ही वर्षों में अनिवार्य वृक्ष संपदा सीमा को 33% तक पहुंचाया जा सकता है। एक आम जैसे सामान्य वृक्ष को तैयार होने में लगभग 10 वर्ष का समय लग जाता है। इसी वर्ष यह कार्य आरंभ कर दिया तो सन 1990 तक अनिवार्य पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य वृक्ष संपदा का 33% लक्ष्य पूरा हो सकता है। अपने यहाँ पुरातन काल से ही वृक्षारोपण के प्रति जनश्रद्धा रही है, उसे पुनः जगाया जाना आवश्यक है। जो धनाभाव एवं बौद्धिक क्षमता के अभाव में यह रोना रोते रहते हैं कि समाज के लिए कुछ कर पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा का मार्ग वृक्षारोपण का हो सकता है। एक वृक्ष लगाकर तैयार कर देने का अर्थ है देश के लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ष तथा 50 वर्ष की अवधि में 15 लाख रुपए तथा 100 वर्षों में 30 लाख रुपए कीमत की पर्यावरण अनुकूलन के लिए आवश्यक सामग्री जुटा देना। यह सेवा हर कोई कर सकता है, जिसके लिए न तो विशेष धन की आवश्यकता है न ही विशिष्ट योग्यता की। धनी, गरीब, बुद्धिमान, अल्प बुद्धि, साक्षर, निरक्षर सभी इस कार्य को सरलता से संपन्न कर सकते हैं। आवश्यकता इतनी भर है कि इसका महत्व समझा और समझाया जाए और जन जन में वृक्षारोपण के प्रति उत्साह पैदा किया जाए। एक व्यक्ति का अपने हिस्से का 12 वृक्ष तैयार कर देने का अर्थ होगा 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ऐसी प्रकृति संपदा जुटा देना जिससे समाज 50 वर्षों तक निरंतर प्राणवायु, वर्षा, वातावरण परिशोधन, भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि जैसे अनेकों अनुदानों से लाभान्वित हो सकता है। इतनी बड़ी धनराशि के बराबर प्राणी समुदाय की सेवा कर सकना थोड़े प्रयत्नों द्वारा हर किसी के लिए संभव है। इन प्रयासों के द्वारा ही पर्यावरण संतुलन बनेगा। देश की प्रगति और समृद्धि भी इस संतुलन पर अवलंबित है। स्वार्थ और परमार्थ का, भौतिक और आध्यात्मिक लाभों का दोहरा प्रयोजन पूरा करने वाले वृक्षारोपण जैसे पुनीत कार्य की दिशा में अविलंब कदम उठाना चाहिए।